कैंसर से हम बचे रहें, क्या सर इसमें कोई एज भी जिम्मेदार है कि पर्टिकुलर एक एज पे कैंसर के ज़्यादा केसेस ट्रिगर हो जाते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसा कि इस पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि कैंसर के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उस पर आपका क्या कहना है? मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको इतना डर है वेट लॉस ना हो जाए, जिसके कारण उन्होंने अपनी डाइट को बढ़ाकर वेट पुट ऑन कर लिया, जो अगेन एक रिस्क फैक्टर हो जाता है कैंसर के प्रीलैप्स के लिए। तो इसमें भी सर आप कुछ बताएं। वीगन या एनिमल फूड प्रोडक्ट कंप्लीटली डाइट से हटा देना चाहिए, ये कैंसर के लिए काफ़ी, मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा वो होता है, साबित होता है। इसमें आपके क्या व्यूज़ हैं? हेलो एवरीवन, आज के दिन हम सभी लोग एक खास टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं और मेरे साथ हैं शहर के बहुत ही रिनाउंड कैंसर सर्जन डॉक्टर जसवंत जैन जी, जो कि मित्तल हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं। और आज हम इनसे बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा करने वाले हैं। ये एक सीरीज रहने वाली है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर भेजें, हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में उन सभी सवालों को जवाब देंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूट्रिशन में। थैंक्स। शुरू करते हैं सर। कैंसर एक बहुत ही ड्रेडेड वर्ड हो गया है और जब किसी को ये पता चल जाता है कि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो ऑल्दो डायबिटीज इज अ बिगर किलर, बट कैंसर को सुनकर लोगों के मन में एक बहुत बड़ा खौफ आ जाता है। तो मैं सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगी। कब आपने डिसाइड किया कि आपको ऑन्कोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट चुनना है? क्या खास वजह रही और आपने कहाँ से अपनी स्टडीज़ और अपने एक्सपीरियंसेस गेन किए? Ma'am, after completing my school, I went to Tamil Nadu for my basic MBBS degree. Master's degree के लिए I went to Jaipur, and then I was at Tata Memorial, Bombay. Finally मैं लखनऊ में था किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ मैंने कैंसर सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया, and then I came back to रायपुर. So एक वो इंक्लिनेशन तो पहले से ही था, and then maybe God showed me the way and I did it. That's it. कैंसर के केसेस में जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो बहुत जटिल होता है और कई बार ये बहुत ही बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में भी पाया जाता है। तो सर, इन सभी चीज़ों को आप डील करते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि मैं चाहूँगी आप कुछ एक आध ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करें जो आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहे या आपको लगा कि ये मेरे लिए एक मेमोरेबल केस रहा। मैम, दैट मीन्स क्या होता है कि कैंसर में अपार्ट फ्रॉम द डिसीज़ जो है, मेनली इट्स द साइकोलॉजी विच प्लेज द गेम। जैसा कि आपने खुद ही कहा, डायबिटीज इज़ अ बिगर किलर, इवन हार्ट डिसीज आ, बट वो एक जो फियर फैक्टर है जो कैंसर के साथ में है, वो हमेशा से जुड़ा रहता है। और इसी वजह से शायद ऐसा रहता है कि व्हेन वी डू द सर्जरी एंड व्हेन वी सेव एनीबडी, थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन होता है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द फेस ऑफ एवरीबडी, आवर टीम एज वेल एज द फैमिली। तो एज सच केसेस तो बहुत सारे हैं, बट इन जनरल हाँ, जब भी कोई पेशेंट 2, 5 साल, 7 साल में वापस आता है एंड वी सी द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, मतलब जो फिजिकली, प्रोफेशनली, इमोशनली एक्टिव है, तो इट ऑलवेज गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। करेक्ट सर। कैंसर से रिलेटेड अक्सर लोगों के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि ये मुझे क्यों हुआ, तो और इसकी वजह बहुत सारी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, बट इसमें आप क्या बोलेंगे? सी, मतलब ऐसा है कि अगर कॉमनेस्ट कैंसर्स की हम बात करें तो कॉमनेस्ट कैंसर्स वर्ल्ड ओवर आर लंग कैंसर, जो फेफड़े का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, या बच्चेदानी का कैंसर है, या ब्रेस्ट कैंसर है। तो इसमें अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर को छोड़ दूं तो ज़्यादातर कैंसर्स के हमको कॉजेस पता हैं। मेनली स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या जो आज का जो लाइफस्टाइल पैटर्न है जिसमें अकर्मण्यता या सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, न्यूट्रिशन की कमी, या क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शंस। तो अगर मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो 40 to 60% कैंसर्स के पीछे कॉज यही है। बाकी बचे कैंसर्स में 5% के आसपास जो है वो जेनेटिक्स है, रिमेनिंग पेशेंट का अपना लक है, जिसे दुर्भाग्य कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेजॉरिटी ब्रेस्ट कैंसर इज बेसिकली एक, उसके पीछे वैसा कोई कारण नहीं है, तो दुर्भाग्य मान लिया जाए, कोई वाली बात है। बट हाँ, टू सम अप, स्टिल हमारा लाइफस्टाइल मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स के पीछे कॉज होता है। ओके और सर, जेनेटिक्स भी इसमें जिम्मेदार है, आपने कहा। बिल्कुल। बट फिर भी आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, आपका बॉडी वेट सही मेंटेन करना या आपकी न्यूट्रिशन जो है वो प्ले करता है रोल, और जीन्स को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकता है।
उसके पीछे का लॉजिक ये है मैम कि कोई भी कैंसर का जीन बारिंग अ फ्यू का पेनिट्रेशन 100% नहीं है, विच मीन्स अगर आपके पास फॉल्टी जीन है तो भी 100% श्योरिटी नहीं है कि आपको कैंसर होगा कुछ जीन्स को छोड़कर। मतलब देयर आर सम अदर फैक्टर्स विच आर कमिंग इनटू प्ले। तो वो जो फैक्टर्स आप कह रही हैं दे प्ले विद द जेनेटिक फैक्टर्स टू रीच टू द फाइनल आउटकम कि आपका क्या होना है, कैंसर होना है या नहीं होना है। करेक्ट। तो सर कैंसर से हम बचे रहें, क्या सर इसमें कोई एज भी जिम्मेदार है कि पर्टिकुलर एक एज पे कैंसर के ज़्यादा केसेस ट्रिगर हो जाते हैं? या अब अगर उस चीज़ को ऐसे देखा जा सकता है कि आप एवरेज इंडियन लाइफ स्पैन पिछले 20-25 सालों में 56 या 60 साल से बढ़ के अब 72 या 75 साल तक हो गया है। और डेटा यह बोलता है कि विथ एवरी पासिंग ईयर द चांसेस ऑफ कैंसर विल इंक्रीज, बिकॉज कैंसर जो है वो हमारे सेल टर्नओवर से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारा एज बढ़ेगा सेल डिविजन्स होंगे और कैंसर का चांस बढ़ेगा। तो एक तरीके से कहा जाए कि दो चीज़ें अपार्ट फ्रॉम हमारी जो लाइफस्टाइल में जो चेंज आया है, लाइक हमने जो एडिक्शंस लिए या जो हमने अपना फूड पैटर्न चेंज किया, इसके अलावा दो और चीज़ें हैं जिससे कैंसर के केसेस बढ़े हुए लगते हैं, जिसमें एक ये है कि हमारा एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ गया है और दूसरा डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं। जैसे पहले इवन बड़े शहरों के अलावा कहीं कोई पेशेंट अगर कैंसर से मर भी गया तो पता नहीं चलता था। तो पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर, हर चीज़ को देखने से ही हम उसका सोल्यूशन या उसकी तरफ आगे सोच सकते हैं। सर आपने कहा कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बढ़ गई, तो अब हमें समझ में आता है कि ये डेथ क्यों हुई है, कैंसर से हुई है, किस कारण से हुई है। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जब हम कैंसर को डायग्नोज करते हैं तो स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है और अर्ली स्टेजेस कई बार लोग स्किप कर जाते हैं, एसिम्प्टोमेटिकली उसको या मिस वो करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो सर आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए? मैम इस पे मैं थोड़ा सा एक्चुअली इलेबोरेटली बात करना इसलिए चाह रहा हूँ बिकॉज इंडिया से ही बहुत सारे पेपर्स हैं जो प्राइमरी डिले इस पेशेंट ने पहले डॉक्टर को दिखाया, सेकेंडरी डिले पहले डॉक्टर से वो स्पेशलिस्ट तक आया। तो इंडिया में प्राइमरी और सेकेंडरी डिले हमारे यहाँ दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं। और उसके पीछे शायद एक सबसे बड़ा कारण है डर। पेशेंट ये मानना ही नहीं चाहता कि उसे कैंसर है तो वो अपने घर में ही 4 महीना लेट करता है। फिर वो जिसके पास गया शायद वो उनके समझाने में कुछ कमी है या पेशेंट वहाँ भी नहीं मानना चाहता तो 3 महीने और डिले करता है। तो अगर वो फोबिया जो है, वो डर है, अगर वो कम हो पाए तो वी कैन सी मोर पेशेंट्स इन इनिशियल स्टेजेस, देयर बाई इंक्रीजिंग आवर क्योर रेट। और जहाँ तक आप वार्निंग साइंस की बात कर रही हैं तो इंटरनेट पे अगर आप ढूंढेंगे तो कॉशन अस का एक निमोनिक है जो कैंसर के वार्निंग साइंस हमें बताता है। उनमें से कुछ वार्निंग साइंस जो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे अत्यधिक रक्तस्राव किसी भी फॉर्म पे, मतलब उल्टी में, खांसी में या मोशन में या पीरियड्स में जैसा एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हुआ, या शरीर में कोई ऐसी गठान है जो उभर रही है जो अचानक से अपने को समझ में आ रही है, स्पेशली ब्रेस्ट एंड ऑल, या इवन पेनलेस भी, इट हार्डली मैटर्स। आजकल तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ जाके सजेशन लेना है, अगर नहीं है तो यू विल बी मोर देन हैप्पी। ठीक है। स्वर भंग होना, आवाज में बदलाव होना, लगातार बुखार बने रहना, वेट लॉस होना, या आपके बॉडी में जो तिल या मस्से हैं उनके आकार प्रकार में अचानक से कोई बदलाव आता है, तो इन सब चीज़ों में, या फिर मुंह में कोई ऐसे छाले हैं या पूरे शरीर में ऐसे छाले हैं या घाव है जो नहीं भर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करते हुए यू शुड गो टू अ सेंसिबल क्लिनिकल प्रैक्टिशनर क्लोज बाय। करेक्ट। तो सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी आपने कि कौन से ऐसे वार्निंग साइंस है जिसको अवॉइड नहीं करना है, प्लस अपनी डाइट, लाइफस्टाइल, अपने हेल्दी वेट को मेंटेन रखते हुए भी हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बट अगर एक बार कैंसर हमें डायग्नोज हुआ है तो फिर ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिससे हमें पता चलता है और फिर किस तरह से आप ट्रीटमेंट पे उनको रेफर करते हैं और किस तरह से फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं? हर कैंसर के लिए कुछ टेस्ट अलग होते हैं, लेकिन अगर बेसिक में कैटेगराइज करूं तो इवेंचुअली ऑलमोस्ट ऑल द कैंसर्स नीड टू बी बायोप्सीड। हमें या तो FNAC या बायोप्सी, मतलब जो पैथोलॉजिकल जांच चाहिए होती है प्रूव करने को कि वो कैंसर है। ब्लड टेस्ट में कुछ कैंसर्स में कुछ पर्टिकुलर ट्यूमर मार्कर्स हैं जो बढ़ जाते हैं, एक वो टेस्ट कराना है, तो बेसिकली हुआ बायोप्सी, ब्लड टेस्ट, और देन कम्स इमेजिंग मतलब CT स्कैन, MRI या PET स्कैन, जो हमें यह बताता है कि बीमारी
कितनी है। तो हमको ये दोनों ही चीजें जरूरी है जाननी कि बीमारी कौन सी है और कितनी है, सो दैट वी कैन प्लान द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। करेक्ट, करेक्ट। और सर इस पूरे प्रोसेस में जो एकदम स्टिग्मा या ट्रॉमेटाइज हो जाता है पेशेंट, उसको आप काउंसलिंग भी देते हैं और किस तरह से आप लोगों को बताते हैं? कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट जो दो एस्पेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट, वन इज प्रोग्नोस्टिकेशन। पेशेंट एंड द फैमिली एटलीस्ट दे शुड नो कि व्हाट द ट्रीटमेंट विल बी एंड व्हाट द आउटकम शैल बी। एंड सेकेंड इज कॉम्पैशन, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स को एक ह्यूमैनिटेरियन टच की जरूरत है। मैं इसमें बहुत स्पेसिफिक हूँ, कॉम्पैशन इज नॉट सिंपैथी। अपने जो कैंसर पेशेंट्स के लिए जो भी केयर है वो हमको अपने मन पे रखना है और अपने बिहेवियर में ऐसा नहीं दिखाना है कि वी आर हैविंग अ सिंपैथी। मतलब दैट पेशेंट शुड फील themselves to be a part of mainstream। पेशेंट अपने आप को घर का, परिवार का, समाज का एक हिस्सा माने तो ट्रीटमेंट आउटकम ज्यादा बेटर है। करेक्ट। और इन चीजों पे अनफॉर्चुनेटली पहले बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी, बट मेरी प्रैक्टिस में मेरी कोशिश ये रहती है कि एक तरीके से पेशेंट्स या रिलेटिव्स को चीजें ऐसे तरीके से बताई जाए कि उन्हें भी लगे कि हाँ एक ट्रीटमेंट ही है, मतलब बहुत ज्यादा उसको वो हवा ना बने। करेक्ट। सर बहुत बार ऐसा देखते हैं कि ट्रीटमेंट हो गया, अर्ली स्टेज कैंसर है, लेकिन उसके बावजूद वो रिलैप्स हो जाता है बॉडी में। और जैसा कि आपने वेट लॉस की बात की, मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको इतना डर है वेट लॉस ना हो जाए, जिसके कारण उन्होंने अपनी डाइट को बढ़ाकर वेट पुट ऑन कर लिया, जो अगेन एक रिस्क फैक्टर हो जाता है कैंसर के रिलैप्स के लिए। तो इसमें भी सर आप कुछ बताएं। मैम वो होता क्या है कि आज के पहले पेशेंट के पास इंफॉर्मेशन के लिमिटेड सोर्सेस थे, आइदर गुड और बैड। आजकल अनलिमिटेड सोर्सेस हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि हाफ कुक्ड नॉलेज इज मोर डेंजरस देन बीइंग इग्नोरेंट। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप WHO गाइडलाइंस को देखेंगी तो कैंसर के कारक कारणों में या कॉजेटिव एजेंट्स में कुछ चीज़ों को जो जोड़ा गया, पहले ओबेसिटी थी, अब उसमें सीडेंट्री लाइफ जुड़ गई है। मतलब अगर आप मोटे नहीं हैं लेकिन फिर भी अगर आप अकर्मण्य हैं तो भी कैंसर का चांस बढ़ता है। कोविड के दौरान कुछ रिसर्चर्स ने यह भी प्रूव किया है कि स्ट्रेस इम्यूनिटी को कम करता है, देयर बाई इंक्रीजिंग द चांस ऑफ कैंसर। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके पीछे का डेटा आपको नेट पे मिल जाएगा। तो मेरा वही कहना है कि अगर पेशेंट को अच्छे से समझाया जाए कि भाई वेट मेंटेन करना है, गेन नहीं करना है, क्योंकि वेट लॉस के कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत सारे कारण होते हैं। ट्रीटमेंट कैन बी अ कॉज, वरी कैन बी अ कॉज, डिसीज कैन बी अ कॉज, एंड टेस्ट ऑल्टर हो जाता है दैट। एग्जैक्टली। तो दो ट्रीटमेंट रिलेटेड जो चेंजेस हैं, तो उन चीज़ों को समझ के उस हिसाब से हमको चीज़ें डिज़ाइन करनी है। करेक्ट। तो पहले शायद न्यूट्रिशन का इतना रोल हम नहीं समझते थे, था तब भी वी वर इग्नोरेंट या मे बी वी कुड नॉट डिलीवर दैट। बट मुझे लगता है कि जैसा डायबिटीज़ में है या जैसे बाकी डिसीजेज में है, उससे और ज़्यादा ज़रूरत है कैंसर में हमको होलिस्टिक होने की। भाई हमको इमोशनल हीलर्स की भी ज़रूरत है, हमें फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत है, हमें न्यूट्रिशनिस्ट की भी ज़रूरत है। करेक्ट। ठीक है। और जो आपने रिलैप्स की जहाँ तक बात की, तो ट्रीटमेंट के अलावा एक और फैक्टर होता है जिसे कहते हैं ट्यूमर बायोलॉजी। माने भले ही सपोज किसी एक पार्ट का कैंसर है, जैसे मुंह का कैंसर या ब्रेस्ट का कैंसर, तो कोई भी दो मुंह के कैंसर या ब्रेस्ट के कैंसर सेम नहीं होते। कुछ बीमारियां ज़्यादा जिद्दी या ढीठ होती हैं, जिसे कहते हैं बैड ट्यूमर बायोलॉजी। वो जेनेटिकली ज़्यादा रिजिड हैं, दे विल कम बैक। वो उनमें से कुछ चीज़ों को पहले से प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। तो अपना ऑब्वियसली काम चल रहा है, नए नए मार्कर्स निकल के आ रहे हैं, नए नए प्रिडिक्टर्स निकल के आ रहे हैं। तो व्हाट इज आवर रोल इज एज पर द गाइडलाइंस पेशेंट को परफेक्ट ट्रीटमेंट देना है। द रेस्ट इज इन द फेट। बाकी तो कुछ किस्मत के हाथ में भी होता है। और सर कई बार तो हम ऐसे भी केसेस देखते हैं कि अलग पार्ट में कैंसर था, अलग पार्ट में उसका सर्जरी किया गया और वो दूसरे पार्ट में उभर कर आया। एग्जैक्टली वो मेटास्टेटिक सेटिंग होती है बीमारी। उसके पीछे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली ट्यूमर सेल्स, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, जिस पे भी बहुत काम हो रहा है, CTCs, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में लॉज होते हैं। एंड वैसे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत से इस तरह के सेल्स को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर वो नहीं हो पाते देन दे कम अप। तो अब तो रिसर्च जो है वो CTCs पे भी चल रही है। तो जो आप कह रही है वो इनमें से ही कुछ कारण है।
तो सर अगर हम और डीप में जाएं तो बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि वीगन या एनिमल फूड प्रोडक्ट कंप्लीटली डाइट से हटा देना चाहिए। ये कैंसर के लिए काफ़ी, मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा वो होता है, साबित होता है। इसमें आपके क्या व्यूज़ हैं? रिसर्च में जो आप कह रही हो वो ऑब्वियसली प्रूव हुआ है। अब रिसर्च दोनों ही तरफ है, किसको हटाना और किसको जोड़ना। तो रादर जोड़ने वाली रिसर्च से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल अभी दिसंबर में अभी लेटेस्ट जो डेटा वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से मेमोरियल स्लोन केटरिंग यूएस का, वहाँ से जो आया है कि हाई फाइबर डाइट से मेलेनोमा मल्टीपल माइलोमा का प्रोग्रेशन स्टॉप हो गया या कम, प्रोग्रेशन स्लो हो गया था। एंड माइलोमा इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर्स। ऑलरेडी ये रिसर्च प्रूव कर चुका है कि हाई फाइबर डाइट से कोलन का कैंसर नहीं होता। तो अब ऐसी बहुत सी रिसर्च, विटामिन सी कि एक्स्ट्रा यूज से भी कुछ कैंसर का प्रोग्रेशन स्लो हुआ है। एल्कली डाइट से कैंसर सेल्स को स्टार्विंग हुई और कैंसर सेल्स रिड्यूस हुए हैं। तो अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ थी, मैं आपको वो बता रहा हूँ मैं, कि जैसा रिसर्च था कि हल्दी या तुलसी इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट को कम करती, रिसर्च है उस पर। हाफ नॉलेज को पढ़ के लोगों को लगता है कि इनसे कैंसर ठीक हो जाता है। और इंसान का जो दिमाग है वो यूजुअली इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है। तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी कि अब जो डेटा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि किन किन चीज़ों से कैंसर का प्रोग्रेशन स्लो हो रहा है या किन किन चीज़ों से हम कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं अगर नहीं हुआ है तो वहाँ पर आपकी बात पूरी तरह सही है कि मीट बेस्ड डाइट है या लो फाइबर डाइट है या लो नट्स फ्रूट्स या वेजिटेबल वाला डाइट है, that is causing more cancers. More cancer because it creates acidic environment in the body due to less lack of fiber. Actually, a lot many factors, in which the most prominent factor is what you are saying. Right, correct. Sir, constipation भी क्या वजह होती है? Because 100% people have constipation. 100%. Correct. तो सर कुछ और ऐसी कोई बात आप ऐड करना चाहेंगे जो आप कॉमनली देखते हैं इस तरह के पेशेंट्स में जो मौजूद होती है? जैसे कि स्ट्रेस हमने बात की, पुअर डाइट और लाइफस्टाइल बात की, कॉन्स्टिपेशन भी आपको नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से कुछ एक आध चीजें, कॉमनैलिटीज जो आप देखते हैं ऐसे लोगों में जिनमें कैंसर डिटेक्ट होते हैं। एडिक्शंस है ना, एडिक्शंस सबसे पहला फैक्टर ही वही है। करेक्ट। तो सर आप स्पिरिचुअलिटी को कहाँ देखते हैं, या और भी कुछ चीज़ें छूट जाती है जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में कितना हो रहा है, प्राणायाम आप कैसा कर रहे हैं, सन एक्सपोजर, नेचर कनेक्ट, और इन चीज़ों को भी आप किस तरह से देखते हैं? हम क्या होता है कि जब तक इन चीज़ों को हम केवल रिलीजन से जोड़ के देखेंगे तब तक हमारा माइंड इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। बेहतर है कि हम इनके पीछे का साइंस समझें। तो मैनी ए टाइम्स कैंसर सेल्स आर माइक्रो एयरोफिलिक। तो गुड लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, ऑक्सीजन का लेवल अगर बॉडी में बहुत अच्छा है तो वो ट्रीटमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाता है और कैंसर सेल्स को थोड़ा वीक करता है। हियर कम्स द रोल ऑफ प्राणायाम। या अगर आप उसको शादी भाषा में कहें, ठीक है, अगर किसी को प्राणायाम शब्द से नफरत है तो मैं कहता हूँ उसको वॉकिंग की तरह से ले लो। इवेंचुअली आप जब वॉक भी कर रहे हो आप डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो। एज अ सर्जन, क्योंकि मुझे पता है ऑक्सीजन लेवल का बॉडी में होना या बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग होना पोस्ट सर्जिकल हीलिंग के लिए कितना ज़रूरी है। Correct. तो जो आपने कहा जो प्राणायाम वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पेशेंट अगर स्ट्रेस में है या डिप्रेस्ड है तो उसकी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाती है या ऐसे केमिकल्स बनाती है जो हीलिंग को डिले करते हैं या ट्रीटमेंट के इफेक्ट को कम करते हैं। हियर कम्स द रोल ऑफ, आप जो कह रही थी, सन या स्पिरिचुअलिटी। हाँ, तो अब वो चीज़ें पहले हम जब बात करते थे तो मे भी इतना अपीलिंग नहीं था, बट अभी जो बातें चल रही है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, पीपल अब्रॉड आर टॉकिंग अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी। पर अब ये प्रूव हो रहा है कि आप ब्रेन के अंदर जो थॉट प्रोसेस है आप उसको रीफॉर्म कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम कैंसर केयर में भी इन्वॉल्व करें तो आप पाएंगे कि इस तरह की चीज़ें ट्रीटमेंट को ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा इजी गोइंग बना देती हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रीटमेंट को शुरू होने से पहले ही हमारा दिमाग ये मान के चलता है कि हम कोई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं।
आधी हार वहीं हो जाती है। आधी हार वहीं हो जाती है। करेक्ट करेक्ट। तो आपने सभी ने सुना कि कैसे सर ने बताया कि माइंडसेट, ऑक्सीजन का लेवल शरीर में अच्छा होना हीलिंग को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है और सपोर्ट कर देता है, स्ट्रेंथन कर देता है। तो ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसी तरह से सर से कुछ एक आध सवाल, सर एक आध हम सवाल और करना चाहते हैं। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसा कि इस पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि कैंसर के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उस पर आपका क्या कहना है? मुझसे ज़्यादा तो दुनिया इसकी बात कर रही है, स्पेशली 2-3 साल पहले जब से वो नोबेल प्राइज़ अवार्ड हुआ है रिसर्चर्स को फ्रॉम जापान ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको हम व्रत कहते थे कि भाई एक समय खाया एक समय नहीं खाया, 12 या 16 घंटे की जो फास्टिंग होती थी। तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि इंसुलिन का लेवल बॉडी में रेगुलराइज होता है, ग्लूकोज का लेवल जो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है वो रेगुलराइज होता है। अगर मैं मेरे फील्ड पर से की बात करूं तो कैंसर सेल्स मेनली ग्लूकोज पे ही है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बॉडी को एक टाइम देता है खुद को हील करने का, कैंसर्स या दूसरे जो डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करने का, और वो नॉट ओनली कैंसर बट मैनी अदर डिसीजेस में एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच आ जाती है अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। करेक्ट। और सर आप खुद भी जैन कम्युनिटी से हैं, तो आप तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को बचपन से सुनते आए हैं कि किस तरह से फास्टिंग हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ द बॉडी। हाँ, वो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है जब यह पता चलता है कि हम जो बचपन से कर रहे थे उसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकअप है जिसको अब वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो सिर्फ जैन बस की बात नहीं है, मे बी ये एक इंडियन कल्चर का पार्ट जो रहा है कि सुबह जल्दी उठना या मे बी सूर्य नमस्कार करना या प्राणायाम करना या इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, अब उसको फैंसी वर्ड्स लगा करके जब दोबारा सुनने को लगता है तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मे बी हम पहले से ही सही थे। उसको रियलाइज करने की जरूरत है। जब पूरा वर्ल्ड योगा, ध्यान और मेडिटेशन को इतनी प्रायोरिटाइज कर रहा है, सर्कैडियन रिदम को रिकॉग्नाइज कर रहा है, और हमारे वो उसी में था, हमारे प्राचीनतम उसमें था मेलेटोनिन सेक्रेशन, पीनियल ग्लैंड्स, ये सब जो चीज़ें हैं, मे बी शायद पहले इसके पीछे का साइंस नहीं पता था तो लोगों को स्वीकार करने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। नाउ वी हैव स्टार्टेड नोइंग द साइंस एंड देन दैट्स व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स। करेक्ट। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, ये चीज़ सर ने बार बार कही है इस पूरे वीडियो में कि कैंसर को लड़ने के लिए आपके मन का पावरफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लाइक एनी अदर डिसीज, इसको भी मैनेज और क्योर किया जा सकता है विथ प्रॉपर पावर ऑफ माइंड, डाइट, लाइफस्टाइल एंड अ प्रॉपर प्रोफेशनल सपोर्ट। तो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर की हैं, लेकिन हमारी बातें अभी फिनिश नहीं हुई हैं। हम अनदर एपिसोड में और कुछ डीपर लेवल पे जाकर इस टॉपिक पे और चर्चा करेंगे। इस बीच अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप ज़रूर हमें शेयर करें, हम उसके आंसर्स भी सर से ढूंढेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच सर, आपका आज के इस एपिसोड में आने के लिए। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट टॉक टू द पीपल रिगार्डिंग समथिंग जो हम यूजुअली बात नहीं करते। करेक्ट। थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू सर।